वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक, 4 रमजानुल मुबारक, 1445 हिजरी, मार्च की 15 तारीख सन 2024। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। इट्स द ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। दिन भी मुबारक है, महीना भी मुबारक है, सो इट्स लाइक बोनस डे फॉर अस। So we're going to have 4 Ramzan. We're going to have 4 Jumas in this Ramzan, if I'm not mistaken. So this is the first of those. So बहुत आला बात। चलें जी, प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil। और ट्विटर चल रहा है अभी मेरा, इत्तेफाक से आमतौर से इस वक्त चल रहा होता है, सो ठीक है। एंड देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? आलमगीर साहब की आवाज भी आप सुन रहे थे। ये गाना तभी शुरू हुआ था जब मैं स्टूडियो में दाखिल, यानी मैं तकरीबन कोई 7:10 पे स्टूडियो में दाखिल हो चुका था, लेकिन मैंने कहा जी अब आलमगीर साहब की आवाज में ये गाना शुरू हो चुका है तो फिर अब मैं इसमें ज्यादा दखल अंदाजी जो है वो नहीं करूंगा। सो अब ये करते हैं कि आपको लिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। दिस ब्रेक इज जस्ट अ मिनट लॉन्ग और फिर उसके बाद वापस आते हैं और फिर आप लोग के मैसेजेस ही प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमेशा की तरह बहुत सारी बातें प्रोग्राम में करने को है, बहुत सारी न्यूज एंड इंफॉर्मेशन एंड स्टफ। सो ब्रिलियंट। अभी आपको हम लिए चलते हैं, अरे हाँ, कल का एक बड़ा खूबसूरत वाकया भी आप लोगों को मैं सुनाना चाहूंगा आफ्टर दिस ब्रेक। ठीक है जी, चलो अभी मिलते हैं इसके बाद। एंड डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद, सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग। एंड चलें जल्दी से जी मैसेज पे नजर डालते हैं। और जावेद साहब का आज का पहला मैसेज आया है और हमें रोजाना खबरों से आगाह करते हैं। आज आपने जो खबरें शेयर की हैं उसमें आप कहते हैं 60 माइग्रेंट्स डाई as boat sinks in Mediterranean. Survivors say very sad news. This is 60 migrants. मजीद लोगों का जो है वो अमवात हुई है। ये जो मेडिटेरेनियन का रूट बन गया है, आप जानते हैं अफ्रीका से, यानी हमारे भी जो अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी लोग जा रहे होते हैं, आपको पता है कि अफ्रीका तक पहुंचते हैं और फिर अफ्रीका से ये मेडिटेरेनियन सी, बड़ा ही खतरनाक मेडिटेरेनियन सी जो है वो क्रॉस करके यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। इटली और ग्रीस उनकी पसंदीदा डेस्टिनेशंस होती हैं। तुर्की से अब जाने वाला रूट जो है वो बंद हो गया है, लेकिन अफ्रीका वाला रूट जो है वो अभी भी खुला है, बिकॉज तुर्की ने काफ़ी सख्तियां की हैं। उनको बड़े कहना चाहिए कि बड़ी फंडिंग भी मिली है तुर्की को इस पूरी चीज़ के हवाले से, इन माइग्रेंट्स के फ्लो को रोकने के लिए, बिकॉज तुर्की के रजब तय्यब एर्दोगान, उम्मत मुस्लिमा के अजीम तरीन 2 नंबर लीडरान में से एक, आई एम सॉरी यार, आई रियली मीन इट व्हेनेवर आई से इट, ओके, उन्होंने माइग्रेंट्स को जो है वो एक जमाने में अपनी फॉरेन पॉलिसी के हथियार के तौर से जो है वो इस्तेमाल किया और जब इनको अच्छी खासी फंडिंग मिल गई तो फिर इन्होंने जो है वो अपनी इराक वाली और शाम वाली सरहद जो है उसको बंद कर दिया। तो ठीक है, ईरान वाली सरहद, सॉरी, उसको जो है वो उन्होंने बंद कर दिया। तो उसके बाद से वहां से मसला सॉल्व हो गया। अब जो मसला रह गया है वो रह गया अफ्रीका से, और ये सॉल्व होना जरा मुश्किल काम है, बिकॉज वहां पे कोई शायद फिलहाल रजब तय्यब एर्दोगान उनको एक मिल नहीं पा रहा है, यूरोपियन यूनियन को। सो लोग वहां से जाते रहते हैं और आते रहते हैं। सो इस वजह से आप जानते हैं, आते नहीं रहते, जाते ही रहते हैं और बेचारे या तो कुछ यूरोप पहुंच जाते हैं या फिर अल्लाह मियां के पास चले जाते हैं। अगर आपको याद हो, अब से साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में जो है वो एक वाकये में बेचारे मारे गए थे। और तमाम जाहिर है जी, मुल्क के हालात ऐसे हैं, हर कोई यहाँ से भागना चाह रहा है। लीगल तरीके से भागने वाले लोग जो हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। तो सोच समझते हैं कि आप समझ सकते हैं कि इलीगल तरीके से भागने वालों की तादाद जो है वो कितनी ज्यादा होगी। सो अल्लाह खैर करे जी। अच्छा, दूसरी खबर जो आपने शेयर की है वो चक शूमर के हवाले से शेयर की है। नाउ यू विल बी आस्किंग हु इज चक शूमर। सो ये अमेरिका के सेनेटर हैं और सेनेट में जो है ये मेजॉरिटी लीडर हैं, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी को मेजॉरिटी हासिल है सेनेट में, और वहां पे जो लीडर हैं उनके वो चक शूमर हैं। और चक शूमर जो है वो खुद एक यहूदी हैं, बल्कि वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेस्ड, कहना चाहिए, इनफैक्ट ही इज द हाईएस्ट प्लेस्ड जूइश लीडर इन द यूएस गवर्नमेंट। और उन्होंने जो है वो कल नेतन्याहू के खिलाफ एक बहुत खतरनाक तकरीर की है, जिससे जैसे जैसे अमेरिका में ये इलेक्शंस आने वाले हैं, आप ये बात नोट कीजिएगा कि चाहे वो जो बाइडन हो, ये चक शूमर हो, या कमला रानी हो, या कमला हैरिस, ये जो भी हैं, ये सारी की सारे जो हैं आप देखेंगे कि ये
नेतन्याहू के खिलाफ अपनी जबान जो है वो काफी तुंद और तेज करने वाले हैं, बिकॉज इनको भी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जो अमेरिका की गज्जा के हवाले से पॉलिसी रही है वो उनके लिए इंटरनली बहुत डैमेजिंग रही है. सो बहरहाल जी, कल चक शूमर ने एक जबरदस्त तकरीर की जिसमें उसने नेतन्याहू के बारे में यह बात बोला कि ही हैज लॉस्ट हिज वे और इजराइल में फौरन इलेक्शंस होने चाहिए. नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिमांड जो कि अमेरिका की तरफ से आई है इजराइल के लिए. अगर मौका मिला तो फिर प्रोग्राम में जरा आगे चल के इजराइल की सियासी हालत पे जो है वो भी नजर डालेंगे, बिकॉज कहते यही कि अगर इस वक्त इजराइल में इलेक्शन हुए तो लिकुड पार्टी जो कि बिन्यामिन नेतन्याहू की पार्टी है, इट विल बी वाइप्ड ऑफ. यानी जो नून लीग का हाल फॉर्म 45 में हुआ है वही हाल लिकुड पार्टी का जो है वो इजराइल में होगा. सो चलें, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ बैड थिंग्स आर फॉर बिन्यामिन नेतन्याहू राइट नाउ. ऑलराइट जी, इसके अलावा साकिब शाहान साहब कहते हैं आजकल सनफी मसावात का जिस तरह प्रचार किया जा रहा है, मुझे खदशा है कि आने वाले वक्त में लड़के को लड़का और लड़की को लड़की कहने वाला भी सनफी तासुब का मुजरिम ठहराया जाएगा और इन दोनों के लिए कोई एक लफ्ज इजाद किया जाएगा. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वाकई ये जेंडर इक्वालिटी, बिल्कुल देखिए जेंडर इक्वालिटी कुछ चीज़ों में दुरुस्त रहती है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग साकिब, मुझे खुद इस बारे में बात करते हुए भी डर लग रहा है कि मैं कोई इस पे बात कर लूं, अचानक ट्विटर पे मुझे टैग करके बोला जाएगा दैट अदील अजहर इज अ मेल शोविनिस्ट पिगलेट हु डज अ मॉर्निंग शो और उसने जो है वो एंटी फेमिनिज्म ऐसी जो है वो बात की है. इसमें जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है ना साकिब, वो ये आ रहा है कि ये जो फेमिनिज्म के जो अलम बरदार या इसके टॉर्च बेरर हो चुके हैं ना, वो अजीब से लोग हैं कुछ यार जो के हो गए हैं और उनकी अपनी भी मुनाफकत इतनी उरूज पर है कि यार जब उस अच्छा जब इसको हाईलाइट करो तो फिर आपको जो है वो मिसोजिनिस्ट का लफ्ज जो है वो करार दिया जाता है. सो बहरहाल बट यू आर राइट, ये जो बातें की जाती है, खवातीन को पूरा हक है तालीम का. और हम कौन होते हैं ये कहने वाले? उनको बनाने वाले ने ये हक दिया है यार. उनको पूरा हक है अपनी एम्प्लॉयमेंट का, उनको पूरा हक है अपनी चीज़ों के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का. लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने कुछ रोल मखसूस भी किए हुए हैं मर्दों के लिए और कुछ रोल मखसूस किए हुए हैं खवातीन के लिए. आप अगर उसको भी, उस डिस्टिंक्शन को भी खत्म कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा यार. बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई, खान ओवैस साहब का साउथ कोरिया से अभी भी मैसेज आया है हमारे ट्विन सिटीज वाले ग्रुप में. आप कहते हैं अदील भाई आप हम पे जुल्म करते हैं, रात के प्रोग्राम में खाने पीने की बात करते हैं और साथ खाते भी हैं और हम दिन में सुनते हैं जिससे भूख और ज्यादा होती है. यार मैं तो आपके सवाब में इजाफा कर रहा हूँ. देखिए आपका जितना बर्दाश्त वाला एलिमेंट रोजे में होगा, जितनी ज्यादा सख्तियां उस रोजे में होंगी, हो सकता है अल्लाह ताला, बिकॉज आप जानते हैं अल्लाह ताला की बड़ी खास इबादत है रोजा, और अल्लाह ताला ने खुद ऐलान किया है कि यार इसकी तो वाकई हमारे लिए जरा थोड़ी सी ना, कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपनी भूख और प्यास को कुर्बान कर रहे हैं. तो अल्लाह ताला आपकी जब मुश्किलात में देखेगा आपको, बिकॉज आप अदील अजहर का प्रोग्राम एक ऐसे टाइम पे देखते हैं जब आपका रोजा चल रहा होता है और अदील भाई का रोजा खत्म हो चुका होता है और वो चाय पी रहे होते हैं और बिस्किट खा रहे होते हैं. लेकिन जो लोग मेरा रात का प्रोग्राम, पोस्ट इफ्तार प्रोग्राम यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको अंदाजा है कि वो चाय बस नाम की मैं मग रख लेता हूँ सामने में, अब तो खत्म नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोविड के दिनों में हम रमजान में प्रोग्राम किया करते थे, मैं सारा फ्रीडम के साथ प्रोग्राम किया करता था, बिस्कुट टबो के भी खा रहा होता था. और अब जरा पता नहीं क्यों थोड़ा सा फॉर्मल सा हो गया सीन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हसनैन कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. हाँ, अहमद साहब कल हमारे साहबजादे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे काफी अफसोस में थे, तो क्या कह सकते हैं जनाब. काशिफ खान साहब कहते हैं रजा अली आबदी ने किताबें अपने आबा के नाम से एक रेडियो प्रोग्राम किया था जिसमें वो कदीम हिंदुस्तानी किताबों से इक़्तिबासात सुनाया करते थे, उनकी कुछ तारीख बताते. कुछ प्रोग्राम की ऑडियो इस प्ले लिस्ट में मौजूद है, उनके उर्दू लहजे की मिठास का मजा लीजिए. भाई आपने बड़ा खूबसूरत काशिफ मेरे साथ ये लिंक शेयर किया है. और रेडियो के साथ मेरा जो अपना जाती ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना है, यानी शायद 10-11 साल की उम्र से ट्रांजिस्टर से. मैं मैच कमेंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ रेडियो प्रॉपर सुनने के हवाले से. सो रेडियो पाकिस्तान तो ज़ाहिर है सुन काफ़ी अरसे से ही रहे थे, लेकिन BBC उर्दू सर्विस जो सुनना मैंने शुरू किया था वो तकरीबन कोई 13-14 साल की उम्र होगी जब मैंने इसको प्रॉपर जो है वो सुनना शुरू किया था. और उसमें एक आवाज़ जिसकी तरफ मैं बड़ा ही खिंचा चला आया था, 2-3 आवाज़ें थी जिनसे वाकई में बड़ा, बल्कि इतनी मानूसियत उनके साथ हो गई थी कि बिल्कुल जैसे कि, बल्कि ईमानदारी की बात है कि जब मैंने अपना रेडियो शुरू किया था तो मैं
शफी नकी जामी साहब को कॉपी करने की भी कोशिश किया करता था, लेकिन खैर अब तो उनको मैं ट्विटर पे भी फॉलो नहीं करता. लेकिन एक और आवाज़ जिससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ था और बड़ी शफीक सी आवाज़ लगती थी, वो रज़ा अली आब्दी साहब की थी. और रज़ा अली आब्दी साहब जो है वो BBC उर्दू के काफ़ी अरसे जो है वो हिस्सा रहे थे और सहारनपुर से बाय द वे उनका ताल्लुक था. अभी भी माशाल्लाह हैं, हयात हैं माशाल्लाह. इज 88 years old और उनकी आवाज़ में जो है वो आपने ये मैंने रीट्वीट कर दिया है भाई. अगर किताबें अपने आबा की इसके आप कुछ इक़्तिबासात सुनना चाहते हैं रज़ा अली आब्दी साहब की आवाज़ में, तो ये मैंने रीट्वीट कर दिया है, ज़रूर सुनिएगा. मैं भी इंशाल्लाह अपने फारिग औकात में गाड़ी में बैठे हुए ये जरूर सुनूंगा. चलें जी, रियाजुर रहमान साहब थैंक यू सो मच. कहते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल represent the collective interest of the airports around the world to promote excellence in aviation industry, working with governments and international organizations like ICAO to develop policies, program and best practices. Thank you so much sir, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा बिलाल अहमद कहते हैं कराची में एक तो पहले ही लोग मैच देखने नहीं आ रहे, ऊपर से प्ले ऑफ में ऐसी पिचेस. यार देखो मैं बता ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, कल बाय द टाइम मैच फिनिश आई थिंक कराची का 50% स्टेडियम, मैं तो मैच मुझे तो सुबह उठ के मैंने नतीजा देखा, मैंने पेशावर की इनिंग के बाद तो ख्याल से मैं सो भी गया था. मैंने सुबह उठ के पता चला जी मुल्तान सुल्तान बासानी ये मैच जीत गया और बासानी फाइनल में लगातार चौथी बार पहुंच गया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. लेकिन यार आई थिंक वो हमारे दोस्त अब्दुल गफ्फार जो डॉन न्यूज वाले हैं, उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की थी और वो मैं तस्वीरें देख रहा था, तो उसमें तकरीबन कोई 50-60% स्टेडियम भरा हुआ था. यार देखो वैसे एक बड़ी ज्यादती हो रही है यार पहली बार ये आप में रमजान में मैचेस करने का ना PSL के तजुर्बात कर रहे हैं. कराची में वैसे ही आवाम आना मैच देखना पसंद करती नहीं है. ओवरऑल जो माहौल होता है वो कुछ इस तरह का होता नहीं है. लेकिन माहौल से मुराद ये है कि जो फैसिलिटीज एंड ऑल एंड द व्यूइंग एंगल इज सो पैथेटिक. आई मीन इतने सारे कष्ट उठाओ, इतनी तकलीफें उठाओ और आपके सामने वो बड़े बड़े जो है वो मेटालिक जाले जो हैं वो लगे हुए होते हैं और कुछ ना मैच, कुछ ना कोई स्क्रीन तमीज की है. क्या बोलें यार सीरियसली ना, वॉशरूम अच्छे होते हैं, तो क्या लोग मैच देखने आए यहाँ पे. सो इस वजह से मैं पिचेस भी कराची की मुझे कुछ ज्यादा ही मुझे लग रहा है स्लो विकेट बना दिए कराची की. यार कोई बात समझ में आई नहीं है वैसे यार. शहजाद नियाज साहब वालेकुम अस्सलाम सर. पीर ज़हीर साहब कहते हैं पानी का बुलबुला प्लीज. सलाम टू सलमान काजी. ओह भाई सलमान काजी को स्पेशल सलाम पीर साहब की तरफ से. अब क्या सीन हुआ है, अब ये सीन हुआ है कि पानी का बुलबुला हम बिल्कुल इस ब्रेक के बाद चलाएंगे. पीर साहब आप जरूर सुनिएगा, बिकॉज जो हमारी रमजान की प्लेलिस्ट का मूड होता है उससे बड़ी मुताबिकत रखता है पानी का बुलबुला. मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ पानी का बुलबुला एक सूफियाना सॉन्ग है, एक तसव्वुफ पर मबनी जो है वो एक सॉन्ग है और जिंदगी की बेएतबारी के हवाले से जो है वो बात करता है कि सब कुछ पानी का बुलबुला. अब वो अपने अंदाज में याकूब आतिफ मरहूम जो हैं वो गा गए, लेकिन बात तो वो बिल्कुल ठीक कह के गए हैं और इसलिए किसी को कोई मसला होना नहीं चाहिए इस चीज के हवाले से. चलें जी, अली आतिफ सईद कहते हैं डोनाल्ड लू द असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स विल बी द सोल विटनेस फॉर द हियरिंग. बिल्कुल जी, ये तो कल मैंने यूट्यूब में काफी तफसील से इस हवाले से बात की थी और अगले हफ्ते पाकिस्तान में जो एक बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो आप जानते हैं कि अगले बुध को जो है वो अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसमें सुनवाई होने वाली है. अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू, पाकिस्तानी इस नाम से काफ़ी वाकिफ हैं और इमरान खान की जो वो कंस्पिरेसी वाला बयानिया था उसका मेन किरदार डोनाल्ड लू था. उसी की वो मुलाकात थी असद मजीद के साथ, जिसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तानी सफीर अमेरिका में, कि जिसके बाद जो है इमरान खान का ये दावा है कि पूरा ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू हुआ था वो था. सो बिलाखिर पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी निजात अफराद वहां पर रहते हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं. अमेरिका में जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं उनकी तंजीम बड़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. अपना उसका नाम है, अपना APPNA उसका नाम है और उनकी लॉबिंग की बदौलत कहा यह जाता है कि ये हेयरिंग होने वाली है. डोनाल्ड लू विल बी स्पीकिंग अंडर ओथ. सो अब देखते हैं कि क्या मजेदार डिस्कशन जो है वो इसमें होने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी फन. लेट्स सी. ऑलराइट जी, चलें. और क्या सीन है, और ये सीन है कि आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यार एक जबरदस्त वाकया सुना है. सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी टू हियर अबाउट इट. तो कल मेरे पास जो है ना एक वॉइस नोट आया और वॉइस नोट जिस बच्चे का आया उसका नाम है हसान बेग. हसान बेग हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं और नवीद और महनाज उनके साहबजादे हैं और उन्होंने बताया कि अदिल अंकल कल हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो डिफरेंट क्लासों में जा रहे थे और वो हर क्लास में जाके एक सवाल पूछ रहे थे
और वो ये पूछ रहे थे कि आज कौन सा दिन है, यानी कल 14 मार्च कौन सा दिन था. तो कह रहे हैं जी किसी को आंसर नहीं पता था. मैंने हाथ उठाया, मैंने बताया कि इट इज द पाई डे. उन्होंने कहा अच्छा व्हाई इज इट द पाई डे. तो उन्होंने बताया कि अमेरिकन सिस्टम में मंथ पहले आता है और डे बाद में आता है, तो 3.14 एंड ऑल. तो ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी जो कि हमने कल अपने शो में शामिल की थी. थैंक्स टू आवर फ्रेंड डॉक्टर जीशान बेग जिन्होंने ये पाई डे के हवाले से जो है ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन पीस शेयर किया था. और फिर क्या था, जैसे ही हसन ने अपनी पाई डे की एक्सप्लेनेशन खत्म की, क्लास में तालियों की गूंज. प्रिंसिपल साहब बहुत खुश थे. उन्होंने कहा मैं तुम्हें इनाम दूंगा. वेरी गुड. और फिर एक बच्चे ने पीछे से पूछा यार तुम्हें कैसे पता है. उन्होंने कहा कि मैं सुबह अदील अंकल का प्रोग्राम सुनता हूँ. तुम सुनते हो? नहीं सुनते ना, इसलिए मुझे पता है. सो ग्रेट. तो हसन की बात सुन के अगर आज जिन बच्चों ने ट्यून इन किया है मेरा प्रोग्राम, उनको मैं मुबारकबाद भी कहता हूँ दैट यू हैव चोजन दिस वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम. ओके बट थैंक यू सो मच. नो हसन, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. मैंने फौरन जी तुम्हारा मैसेज है ना, मैंने अपने सिबलिंग्स वाले ग्रुप में भेजा उसको. मैंने कहा चेक करो यार कितना फिट मैसेज है, मजा आया मुझे सुनने में. आई मीन सीरियसली दीज लिटिल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक लाइफ सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच गाइस. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के फौरन बाद व्हाट हैव वी गॉट. यस, योर फ्राइडे रिचुअल, पानी का बुलबुला. हियर वी गो. Everything bubble of water, everything bubble of water, you and me bubble of water. Thank you so much guys for listening. चाहे आपको पसंद आया हो तो फिर तो मुझे थैंक यू बोलिए, और पसंद ना भी आया हो तो फिर बर्दाश्त कीजिए. बिकॉज मैं जब भी, अब आज किसी ने मुझे याद दिलाया भी है यार आप तो लास्ट टाइम रमजान में पानी का बुलबुला स्किप कर दिया करते थे. अब जो है ना वो क्या बात है, आप स्किप नहीं कर रहे. मैंने कहा नहीं यार सॉन्ग तो होगा, अब क्या किया जाए यार. बिकॉज इस गाने के मतलब अब शायद मैं समझ गया हूँ, तो मैंने कहा नहीं ऐसे रमजान में कोई हर्ज नहीं है इस गाने को चलाने में. सो चले जी, 7:37 सनराइज शो अदील की आवाज. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और रूस में इंतखाबात का आगाज हो गया है. सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं दफा इक़्तिदार की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं. भाई रूस में इंतखाबात एक तरह की एक कागजी कार्रवाई या बोलूं या एक रस्मी कार्रवाई होती है, और वो आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन तो कोई अगर उनके रास्ते में आएगा भी तो फिर उसको वो खड़ा नहीं रहने देंगे. सो वो आराम से री इलेक्ट होके रह जाएंगे. तो पुतिन इज दोज सॉर्ट ऑफ पीपल, आई मीन, हु आर द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ. लाइक ये खुद डिसाइड करेंगे कि बस यार अब बहुत हो गई, अब नाउ आई वांट टू जस्ट रिलैक्स एंड चिल. दैट इज हाउ स्ट्रांग ही ऑपरेट्स, लाइक अ डिक्टेटर. लाइक हिम और नॉट, he operates like a dictator. All right, so democracy रशिया में ऐसे कोई खास ऐसी है नहीं. सो ठीक है, ये हो गई बात. और लेकिन उससे बड़ी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो बहैसियत एक मुबस्सिर के इस इंतखाबात में, रूस के इंतखाबात में मुबस्सिर के एसएसओ को ऑब्जर्व करने के लिए इस वक्त रूस में मौजूद हैं. जस्ट इमेजिन, व्लादिमीर पुतिन भी उनसे कहेगा कि यार ऐसा करवाओ कि इंतखाबात भी लगे, जरा डेमोक्रेसी का भरम भी कायम रहे और जीतूं भी मैं ही. तो उन्होंने सर्चिंग की होगी यार दुनिया में ऐसा कौन बंदा हमें मिल सकता है. उन्होंने कहा एक बंदा मुझे पता है. यस, दैट बंदा इज मिस्टर रॉबर्ट क्योचिंकोला. नो, आप क्या समझ रहे थे मैं किसी और का नाम लूंगा? नहीं, चलें जी, ऑल राइट. तो ये हो गई बात. और क्या सीन है? हाँ भाई, हसन शेख कहते हैं मैरी द मदर ऑफ जीसस वाज मेंशन्ड मोर इन द कुरान देन द बाइबल. शी इज आल्सो द ओनली वुमन मेंशन्ड बाय नेम इन द कुरान. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. फहीम अली खान ने खबर शेयर की है, गवर्नमेंट फॉर्म्स कमेटी टू ट्रिम एक्सपेंडिचर एंड पेंशन बिल. कहते हैं ब्रो व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस. सी देखो यार, बात ये है कि अपना फहीम भाई तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैटर, इस पे शायद आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे. बिकॉज IMF ने अब तो बल्कि दबे लफ्जों में नहीं कहते ये हैं कि IMF ने खुल के इसके हवाले से जो है ना वो बात कर दी है कि NFC अवार्ड को आपको रिव्यू करना पड़ेगा. ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को रिव्यू करने के लिए. तो उस पर तो हम चलें आगे चल के जरा बात कर लेते हैं, बिकॉज हाउ बिग अ चैलेंज दिस इज फॉर दिस गवर्नमेंट. हाउएवर गवर्नमेंट फॉर्म ये जो बात कर रहे हैं, देखिए जी आपके बड़े बड़े एक्सपेंसेस जो है वो आपको पता है कि एक्सपेंसेस, आई मीन सरकार का साइज छोटा करना, इसके अलावा बेहंगम किस्म के फजूल किस्म के घटिया प्रोजेक्ट्स को मत लेकर आना, इसके अलावा हमारे यहाँ जो अयाशियाँ बंदी हुई हैं सरकारी ओहदों के साथ, आई मीन चेक करें ज़रा डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह और इन लोगों की जिंदगियाँ, यार कसम से क्या जिंदगियाँ गुजारते हैं बादशाहों वाली, उनको देखना.
उनको कम करना, ये क्या आप कर सकते हैं? ये चीजें सबसे बड़ा पेंशन बिल का आपने खुद लिख दिया यहाँ पे. पेंशन 700 अरब रुपए की पेंशन हमें पे करनी पड़ती हैं, जिसमें जाहिर है बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से. लेकिन ये बात याद रखिएगा, इस कमेटी को जो इख्तियार दिया गया है उसमें दे आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस. आर्म्ड फोर्सेस को साइड पे कर दिया गया है, और इसके अलावा आप कुछ और बात करनी है तो फिर आप कीजिए. चलें जी, ठीक है. जायदा शाहीन कहती हैं फरीद पाक भावलपुर में बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार मॉर्निंग. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अब्दुल हारून जमील कश्मीरी कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग टू यू. बहुत अफसोस की बात है. इसके अलावा बशीर अहमद भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. अबू हारून जमील साहब, मैंने अब्दुल कह दिया था, अबू हारून साहब. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम अदील, रवां PSL में आप किस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाना चाहोगे? यार अब ये तो कहना जरा मुश्किल है, किस खिलाड़ी को खिलाना चाहोगे. मैं ये सोचूंगा किस खिलाड़ी को नहीं खिलाना चाहूंगा मैं. वो तो मेरे ख्याल से आपके सामने जरा नंबर आ गए हैं. लेकिन यार मैं अभी आज भी जरा मैंने जब ये पेज खोला तो मैं आज सुबह जब मैं जरा स्कोर कार्ड चेक कर रहा था कल रात का, तो यार उसामा मीर की तो बहुत विकेटें हो गई हैं. लाइक 23 विकेटें वो बंदा लेने में कामयाब हो गया, और अभी भी उसके पास एक मैच मौजूद है. He may end up with more than 25 wickets. You never know in this HBL PSL this time. So ये गेम बड़ी अजीब सी हो गई है. यानी उसामा मीर फिर टीम में आ जाएगा, और यार पता नहीं यार, कोई समझ में नहीं आ रही है. मैं अभी नहीं, मेरा भी फोकस नहीं बन रहा है इन चीज़ों के हवाले से, किसको टीम में आना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, किसको नहीं. लेकिन बस ये पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम होनी चाहिए ये वर्ल्ड कप की टीम होनी चाहिए. अब इसके आपके पास में ज्यादा मस्खरेपन की जो है ना गुंजाइश बची नहीं है. कल कार्ल मार्क्स की बर्थडे थी यार, बरसी नॉट बर्थडे. कार्ल मार्क्स की कल बर्थडे थी. ऑलराइट, हाँ ये कार्ल मार्क्स रिचर्ड मार्क्स नहीं है ना, पता है ना आप लोगों को. तो उसकी बरसी थी भाई 14 मार्च को. 64 साल, बड़ी जल्दी इंतकाल हो गया था यार कार्ल मार्क्स का. 64 साल की उम्र में यूनाइटेड किंगडम में जो है वो उनका इंतकाल हुआ था. और आप जानते हैं इंसान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर इंसान की मॉडर्न हिस्ट्री के हवाले से बात करें, पिछले कोई 200-300 साल की मैं अगर बात करूं, तो जिन लोगों का हमारी इस वक्त जो दुनिया हम गुजार रहे हैं उस पर एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है. सो कार्ल मार्क्स इज वन ऑफ दोस पीपल. और ये एक इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, अदीब थे, जो आप कहना चाहें. एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बड़ी इनकलाबी शख्सियत थी कार्ल मार्क्स की. और इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है. इन्होंने किताब भी जो है, एक किताब तो नहीं, एक किताबचा लिखा था जिसका नाम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था. और लेकिन उनकी जो शोराए आफाक तरीन किताब, जो कि मैग्नम ओपस जिसे कहा जाता है, किसी भी शख्स की सबसे पीक काम जो जिंदगी में करके चला गया, दैट वाज द बुक नेम डास कैपिटल. और डास कैपिटल जो है वो बेसिकली एक ऐसी किताब थी जिसने एक तसव्वुर जो है वो दुनिया को प्रेजेंट किया, जिसको आप ज़ाहिर सोशलिज्म और अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनिज्म करार देते हैं. सो yeah, yesterday was the death anniversary of Karl Marx. He died on the 14th of March 1883 at the age 64 and he's buried in London. I remember हमारे क्या बात याद आ गई, IBA के हमारे उस्ताद सिद्दीक पंवर साहब, उन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाते थे. इकोनॉमिक्स तो आपको पता है मेरा वैसे ही बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट. उन्होंने एक बार ये पूछा था, so do you know where is Karl Marx buried? I said, sir, London. Very good, Mr. Azhar, very good. I remember people would think that Karl Marx would be buried somewhere in Russia, but he is buried in one of the centers of capitalism, London. Thank you. चलें जी आगे बढ़ते हैं. रहमान खिलजी साहब कहते हैं गेस्ट डॉक्टर इज स्लीपिंग टुडे. हाँ मुझे लग रहा है आज डॉक्टर साहब जो हैं वो सो रहे हैं. आई थिंक सो. वो कल कहीं दौरे पे गए थे कुछ, उन्होंने अपने हमारे जो नौजवान शरारती लड़कों का ग्रुप है इस्लामाबाद पिंडी का, और उसमें उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी थी. मैं ख्याल से कल की लोकेशन थी, परसों की थी, जहाँ वो एबटाबाद वगैरह कहीं जा रहे थे. तो मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पे शायद अभी चिल कर रहे हैं उधर. एनीवे कहते हैं जी आज किसकी बर्थडे? आलिया भट्ट की बर्थडे है. born to filmmaker Mahesh Bhatt and Soni Razdan, sister of Pooja Bhatt, and she's like the step sister, right? और daughter-in-law of Kapoors and wife of Ranbir Kapoor. All right. इसके अलावा Yo-Yo Hani Singh, his name is Hirdesh Singh, is celebrating his birthday today. चलें जी, happy birthday Yo-Yo Hani Singh. The date 15th March was chosen as it is the anniversary of Christ Church. Oh, अच्छा.
आप कहते हैं जी इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया. द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज बेसिकली इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन जो है वो मनाया गया. दिस इज द थर्ड ईयर जब 15 मार्च को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया मनाया जा रहा है. और कहते हैं कि जी उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in ensuring that United Nations marks a day like that. इमरान खान की ज़ाहिर है वो UN की स्पीच तो काफ़ी लोगों को हिला के रख दिया था और कहते यही हैं कि वही बड़ी रेड लाइंस काफ़ी, यानी कहते हैं कि जो है वो इमरजेंसी बेल्स रिंग कर दी थी उनकी उस स्पीच ने. सो बहरहाल जी 15 मार्च इसलिए चूज किया गया है बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ द क्राइस्टचर्च मैस शूटिंग. और एक बड़ा अफसोसनाक वाकया अगर आपको याद हो, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड के शहर में जो है वो ये हुआ था और इसमें 2019 में ये वाकया हुआ था और 51 लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए थे. एंड एक किलिंग रैम्पेज पे जो है वो एक बंदा निकला था. 2 मॉस्क थी क्राइस्टचर्च में जहाँ पे ये हमला किया गया था. एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स. आई मीन जस्ट इमेजिन टुडे इज द फ्राइडे एंड देन दैट डे वाज फ्राइडे एज वेल. तो एक ऑस्ट्रेलियन निजाद एक आदमी था, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था जिसने ऑफ कोर्स ये वाकया किया था. करीब में वाकई 2 मसाजिद में जाके उसने फायरिंग जो है वो खोली थी. और हमारे एक एक्स कॉलीग, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे एक्स कॉलीग नईम राशिद साहब जो हैं वो भी इसमें जाँ बहक हुए थे. इनफैक्ट ये वही आदमी थे कि जिन्होंने उस आदमी को जो है वो जो मर्डरर था, जो ऑस्ट्रेलियन मर्डरर था, उसको पकड़ने की कोशिश की थी. और उसका जो कैमरा था उसमें उनकी वो विजुअल्स भी आई थी जिसमें ही ट्राइड टू ग्रैब द गन ऑफ दैट शूटर. अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए जी. और बड़ा अफसोसनाक ये वाकया ऑफ कोर्स क्राइस्टचर्च में हुआ था. ये बंदा ऑफ कोर्स पकड़ा गया था. नेचुरली इसको आपको ये भी याद होगा कि इस आदमी ने इसको लाइव स्ट्रीम किया था, इस पूरे अपने इस खौफनाक किस्म के इस एक्टिविटी को. सो आके आई थिंक पूरी दुनिया को ज़ाहिर इस पूरे मामले ने जो है वो झंझोड़ के रख दिया था. एंड या अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए तमाम मरहूमीन की. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. छोटे छोटे से ब्रेक है. छोटे छोटे से ब्रेक के बाद जो है वो मैं आपकी खिदमत में वापस आए जा रहा हूँ. और भाई कुछ बर्थडे विशेस हैं जो मुझे करनी चाहिए अभी और आई एम वेरी सॉरी. अली ओके अरीज, अच्छा हमने जो पानी का बुलबुला आज चलाया ना, आई वॉन्ट टू डेडिकेट दैट. मेरा पूरा प्लान था कि मैं पानी का बुलबुला खत्म होते ही आपको आके विश करूंगा. बट अरीज हैज टर्न्ड 9 टुडे. शी इज सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे 15th of March. सो हैप्पी बर्थडे टू यू अरीज. और कहते हैं कि पानी का बुलबुला आज जो हमने चलाया वो आपके लिए था. ठीक है जी, कैसा रहा? जबरदस्त, बिल्कुल जस्ट इन टाइम डिलीवरी. बिकॉज अरीज जो है मुझे पता चला कि अभी बस स्कूल के लिए जो है उतरने वाली है. इसके अलावा वानिया का मैसेज आया है. टुडे इज माय उर्दू इमला एट सिटी स्कूल PF चैप्टर. आई हैव स्टिकी नोट्स विद मी फॉर क्लास एक्टिविटी टुडे. Yesterday evening I had pain in my ears and my mother gave me medicine and now I'm feeling little better and going to school. That is so cool that you are doing fine now. लेकिन तुम जब बता रही थी कि आज तुम्हारा इमला है उर्दू का और तुम स्टिकी नोट्स लेके जा रही हो, मैं तो कुछ और समझा. हम अपने जमाने में इनको बोला करते थे फर्रे. अब तो पता नहीं क्या बोलते हैं. अब बच्चे फर्रे का वर्ड यूज करते हैं. वैसे अब क्या फर्रे होते भी हैं वैसे? आई मीन व्हाट्स द अपडेट गाइस? फर्रे जाते हैं अभी या क्या सीन है? जरूर बताइएगा. ऑलराइट जी, इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है कि भाई डॉक्टर जीशान बेग बिल्कुल जो है वो बेदार हैं और उन्होंने अभी अभी जो है वो एक मैसेज भी किया है. इसके अलावा रेयान एंड ईशाल सेइंग थैंक यू फॉर पानी का बुलबुला. दे वर लिसनिंग व्हाइल ऑन द वे टू स्कूल. दैट इज सो ग्रेट. अच्छा जी, जहाँ इतनी सारी बर्थडेज का जिक्र हो रहा है तो हमारी हमशीरा ने भी जिक्र किया. नहीं, उनकी बर्थडे नहीं है. उनकी बहुत अच्छी दोस्त है और हमारी बहुत अच्छी दोस्त है. हमारे बड़े अच्छे किराएदार. कुछ किराएदार आपके ऐसे होते हैं ना, दे लिटरली बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. सो हमारे तो नॉर्थ नाज़िबाद एल ब्लॉक का घर था, उसमें हमारे किराएदार जो हुआ करते रहे. तो समरा बाजी वहाँ रहा करती थी. समरा बाजी आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है माशाल्लाह. नाउ शी लिव्स इन लाहौर और आज उनकी बर्थडे है. सो उनको सालगिरह की मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद. आई थिंक पहली बार इन माई शो आई एम विशिंग हर and I'm pretty sure Baji will make sure that Samra Baji listens to this birthday wish. A very nice gentle lady और अल्लाह ताला सेहत दे. आमीन सुमा आमीन. बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है that हाँ जीशान बेग साहब here he is. कहते हैं हैप्पी बर्थडे मोहसिन हसन खान, born on 15th of March 1955, is a Pakistani cricket coach, actor and former cricketer who played in 48 test matches, 75 one-day international matches between 1977 and 1986, mainly
एज एन ओपनिंग बैटर, इसमें कोई शक नहीं. बड़े अच्छे स्टाइलिश बल्लेबाज हुआ करते थे मोहसिन हसन खान, और अच्छे क्रिकेटर होने के साथ एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के जो है वो भी मालिक हुआ करते थे. एंड फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया. ऑफ कोर्स ही गॉट मैरिड टू द बॉलीवुड हीरोइन रीना रॉय, और उनसे आई थिंक शायद उनकी एक साहबजादी भी थी, और इनकी एक आदित्य पंचोली के साथ एक फिल्म भी आई थी यार. वैसे बाकी आज देखता हूँ इसका नाम साथी था. इसका गाना मुझे याद है इस वक्त, इसका एक गाना जो है ना वो मेरे कानों में बज रहा है, आज हम तुम ओ सनम, एसपी बाला की आवाज में. याद है ये गाना? इसके अलावा फाते भी कोई फिल्म थी, ठीक है. आई डोंट नो मच, आई डोंट रिमेंबर दैट मूवी मच. अच्छा, संजय दत्त थे उसमें, बट या आई रिमेंबर दिस साथी मूवी फॉर श्योर. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है. अच्छा, सलीम शेख भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यार. इत्तेफाक से कल ही हम याद कर रहे थे, आ गया है क्यों काकुल मेरे जैसा ब्लडी फूल, और सलीम शेख ऑफ कोर्स सुनहरे दिन. आई थिंक उनका ने फिट काम कर दिया था वैसे उसमें यार. सो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत ड्रामे किए हैं. सलीम शेख ने बेहतरीन काम किया है, मूवीज में भी काम किया है, यस बॉस एंड ऑल. लेकिन वो जो काम उन्होंने कर दिया ना उसमें सुनहरे दिन में, वो फिट काम, आई थिंक उनके करियर का वो बेस्ट पीस था. क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा, डॉक्टर शैला, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मूसा एंड ईसा आर गोइंग टू स्कूल एंड सेइंग हेलो टू ऑल द लिसनर्स. नुमान का मैसेज आया है, माशाल्लाह जी. मूसा एंड ईसा, क्या बात है भाई, जबरदस्त. चलो जी, ग्रेट. अब क्या करना है यार? अच्छा, सादिया कहती हैं हम इसको बूटियां कहते थे, बूटियां. हम कहते थे फर्रे. कराची में फर्रे थे, लाहौर में बूटियां थी, और भी कोई नाम है तो बताएं. बट द क्वेश्चन रिमेन्स, द क्वेश्चन इज इंटैक्ट. डू दे स्टिल एग्जिस्ट? क्या अभी भी एग्जिस्ट करती हैं ये बूटियां या ये फर्रे, या आजकल बच्चे जो हैं वो कोई नेक्स्ट लेवल पे जो है वो पहुंच चुके हैं? डू लेट मी नो. ओके जी. मिस मानी का बुलबुला, बर्थडे विशेस टू सिस्टर. ऑलराइट, थैंक यू. अच्छा, बर्थडे मेरी बहन की नहीं है. मेरी बहन की तो अभी जुलाई में आएगी, एक की, और एक की अक्टूबर में आती है. लेकिन हमारी बहन की बड़ी बेस्ट फ्रेंड है वो समराबाजी, उनकी बर्थडे थी, तो वो अभी हमने विश किया उनको. ठीक है जी. और क्या सीन है? अली कहते हैं शी वाज सो हैप्पी टू लिसन टू द विश लाइव. थैंक यू सो मच. अरे दैट्स नथिंग, अरीज की बात हो रही है. सो चलो भाई, अब ऐसा करते हैं. मेरा वैसे प्लान था, सजाद अली का एक सॉन्ग तैयार रखा हुआ था जो मुझे इस ब्रेक के बाद चलाना था, लेकिन माशाल्लाह इतनी बर्थडे विशेज आज आई हैं 15 मार्च की. कोई खास, मुझे लग रहा है कि आज खास कोई सीन है, बट लेट्स सी. ऑलराइट, सलीम शेख इज द एक्चुअल सफीर सीरीज ऑफ ISPR. हाँ यार, बड़ा अच्छा कंटेंट ISPR ने एक जमाने में बनाया, इसमें कोई शक नहीं है यार, मजा आता था यार. बट स्टिल आई थिंक अल्फा ब्रावो चार्ली रिमेन्स अप देयर मैन, सीरियसली यार, बड़ा फिट काम बनाया था. ऑलराइट, चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है जनाब, आज की तमाम अखबारात, उर्दू अखबारात में जो सबसे बड़ी खबर है वो पेशावर हाई कोर्ट का कल का फैसला. मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है. पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना है ऐसी पार्टी में शामिल हुए जिसकी कोई सीट ही नहीं जीती. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वक्त आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते. जस्टिस अरशद अली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया मगर इलेक्शन कमीशन नहीं माना. बैरिस्टर, अच्छा ये अब ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आ गया है. बहरहाल जी, कानून की कसौटी में कहाँ परखा जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही ज़ाहिर है हमको बताएगा. नेचुरली अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कोई खास ये तो ये सीटें गई, ऐसा लग रहा है PTI के हाथ से. जिस तरह इनको जो है ना वो स्ट्रैंगल होल्ड किया जा सकता है वैसे ही किया जा रहा है. आपको ये भी पता है कि कल गुजरावाला से भी इनकी एक सीट कम कर दी गई. 10,000 मजीद बोगस, यानी बोगस वोट तो नहीं बोलूंगा, वोट्स को रिजेक्ट कर दिया गया. और उसका अब तक तरीकाकार जो मोडस ऑपरेंडाई अपनाई गई है वो यही है कि जो हल्के खुले हैं, यानी एक हल्का तो वो है तैमूर मलिक का, मुल्तान का, कि जिसमें 104 वोट्स का फर्क है, जहां पे रिकाउंटिंग नहीं हो रही. लेकिन जहां पे 8-10,000 वोट्स का फर्क है वहां पे रिकाउंटिंग होती है. कोई बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो है वो इनवैलिड वोट्स निकलते हैं. और इनवैलिड वोट का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो PTI को ही होता है, और इस तरह वो सीटें हार जाते हैं. तो इस तरह 3 सीटें अब तक PTI के हाथ से जो है निकल चुकी हैं. ये लोधरा में हुआ है, फैसलाबाद में हुआ है, और अब यहाँ पर हो गया है. और कहते ये हैं कि PTI पहले ही बोल चुके, तकरीबन 20 सीटों का टारगेट जो है वो दिया गया है इनकी कम करने का. PTI कहीं पे भी नहीं जा सकती, जहां पे भी जाएंगे इनको हर जगह जो है वो शिकस्त उठानी पड़ रही है. सिर्फ एक जगह पे वो कामयाब है और वो है अवाम के सामने. लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? डॉन की आज की जो है वो लीड है, कर्टन राइजेस ऑन 5-year प्लान फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल. रोड मैप सेट साइट्स ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड बूस्टिंग टैक्सेस. PM शहबाज looks to cool down political social unrest. Government to provide farmers with direct fertilizer subsidy, quality seeds,
एम टू स्केल अप दानिश स्कूल मॉडल अक्रॉस द कंट्री. बहरहाल जी चलें, ये तो शहबाज शरीफ साहब में तो खैर ये इस्तिताअत नहीं है. वो तो हम उनके तकरीबन 1.5-2 साल के रूल में देख चुके हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स करवा चुके हैं. बिकॉज मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ में उस लेवल का एक्यूमेन है. अब ये औरंगजेब साहब को लाया गया है, SIFC बिठा दी गई है, ये कुछ कर पाए तो ये कर पाए. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. जंग अखबार का ये लिखना है, MQM पाकिस्तान एक बार फिर शदीद इख्तिलाफात का शिकार. खुशबख्श शुजात गवर्नर के लिए उम्मीदवार. MQM को एतराज. खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजारत पर भी एतराज. देखो यार, MQM राधा रोने धोने ना करे. उनको भी अपनी औकात पता है कि उनकी औकात क्या है, किस तरह उनको जो है वो ये सीटें मिली हैं और क्या हुआ है सिलसिला. ये रोने धोने बंद करें. इख्तिलाफात हो गए, वजारतों से खुश नहीं है, जो मिला है ले लें, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं. इनके पास कोई वही नहीं है. आपको पता है ना, कल तो वो खालिद लतीफ ने वो क्या नाम है उसका यार, लतीफ जो है, मैं भूल जाता हूँ, शेखुपुरा वाले जो लीडर हैं इनके, नून लीग वाले, उन्होंने जो है वो ये जो बात बोल दी है कि जी हम कोई अगर बात उठाते हैं तो वो कहते हैं जी मियाँ साहब का हल्का खुल जाएगा. यानी वो इतनी फनी बात थी, इनकी बेबसी पे आपको इतनी हंसी आई मुझे यार कि ये क्या जिंदगी गुजार रहे हैं. MQM तो इनका भी प्लस है, बिकॉज MQM को तो आपने कल शायद देखा हो कि बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आलमगीर महसूद वाले हल्के, जिसमें तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब वोट उन्होंने लिए थे फॉर्म 45 के मुताबिक, 1 लाख से ऊपर वोट लिए थे, उसको 1100 वोट दिखाया गया है. उसके फॉर्म 45 उन्होंने भी वेबसाइट पे इशू कर दिए हैं. एक फॉर्म 45 में किसी इलेक्शन एजेंट का साइन नहीं है. आप जरा ये चेक कीजिए. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? ब्लड प्रेशर, डायरिया की दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफा. कीमतें यकमुश्त 500 रुपए से 1400 रुपए तक बढ़ा दी गई. IMF से मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान के शुरू हो गए हैं. मुज़ाकरात का पहला दिन. वजारत खजाना के एलामिये पर IMF की तनकीद. मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, वजीर खजाना का ये कहना है. अच्छा जी, IMF यानी कि वजारत खजाना ने अपना एक ये मजेदार बात है यार. वैसे ये जंग न्यूज ने जो है ये खबर फाइल की है. मेहताब हैदर इनके एक पुराने और काफी सीजन जो हैं ये बिजनेस के रिपोर्टर हैं, और उन्होंने जो ये खबर फाइल की है वो ये कहते हैं कि IMF हुकूमत के एक उन्होंने एलामिया जारी किया है जिससे वो खुश नहीं है. अच्छा जी, IMF का वर्थ $3,000, $3 लाख. अच्छा जी, वो क्या बात है, वो एग्जैक्टली पॉइंट क्या है इसको मैं, हाँ जी, इसके के वजारत खजाना ने अपने हैंड आउट में तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पूरे करने का ऐलान किया है. ऑलराइट, अच्छा बिल्कुल, ये वो खबर थी जो हमारी वजारत खजाना की तरफ से एक बयान आया था कि जी IMF की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी हैं, जिसपे IMF ने कहा है कि मैन, what you talking about man, this is not the case, all right, so you better stay in your limit. इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत अगर किसी से डरती है इस वक्त तो वो IMF से. लेकिन बहरहाल जी, IMF ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं जिसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन को रिव्यू करने के हवाले से भी बात की है, जिसका जिक्र आगे चल के अगर मौका मिला तो हम प्रोग्राम में जरूर कर सकते हैं. अमरीकी हवाले नुमाइंदगान ने पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर. 20 मार्च को साइफर की इल्जामी सियासत के अहम रुकन अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे. डोनाल्ड लू की समाअत मामूल की पॉलिसी. इमरान के ओहदेदार पर इल्जामात झूठे हैं, ये कहना है अमेरिका का. वो सैफ अली खान की शक्ल वाला जो इनका स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है, उसने ये बात की है. इसके अलावा जंग ने तो ये छोटी खबर शाया की है, लेकिन एक्सप्रेस ने इसको काफी प्रोमिनेंस दी है. इसके अलावा फोन हैकिंग हैज बिकम टू इजी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेजर जनरल रहमान सेज वायरस एंड मैलवेयर सच एज पेगासस कैन कॉम्प्रोमाइज फोन विद इन अ मिनट. उनको जरा बताएं कि ये पेगासस इतने आराम से इसकी एक्सेस हर एक को मिल नहीं जाती है. लेकिन बहरहाल चलें जी, आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या 8:06 हो चुके हैं और अभी हम खेलों के हवाले से बात करते हैं प्रोग्राम में. या फ्यू मोर मैसेजेस अबाउट मोहसिन हसन खान. चलें जी, कुछ बात करते हैं मोहसिन हसन खान के हवाले से आगे चल के, बिकॉज आज उनकी बर्थडे भी है. बट खैर एनीवे, ही वाज अ क्रिकेटर. इन फैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं और उनके अंडर पाकिस्तान ने एक बड़ी यादगार कामयाबी हासिल की थी 2011-2012 की सीरीज में, अगर आप लोगों को याद हो. सो या वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. लेकिन अभी सबसे पहले हम HPL PSL का जिक्र करते हैं, बिकॉज वी नो व्हिच वन टीम इज गोइंग टू बी द फाइनलिस्ट ऑन दिस वीकडे. यार अजीब सा लग रहा है, लाइक वाकई सीरियसली स्पीकिंग. एक तो कराची वैसी बदनाम
और फिर उस पर उन्होंने वीकडे पे जो है वो फाइनल भी रख दिया है इसका. लेकिन खैर मंडे को फाइनल होना है, आपको पता है ना ये बात. इस वीकेंड पे फाइनल नहीं होगा. तो अब सीन क्या हो रहा है भाई? सीन ये हो रहा है कि जनाब मुल्तान सुल्तान लगातार चौथी बार पाकिस्तान HBL PSL के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है. 6, 7, 8, 9 ए में HBL PSL की तरतीब आपको बता रहा हूँ. सो वेल डन टू देम. और मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ये टीम जो है ये एक बार फिर से फाइनल में पहुंची है. लास्ट टाइम भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अगर आपको याद हो तो एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स इस टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पे आने वाली टीम ने जो है पिछले टूर्नामेंट की और उन्होंने अपनी ट्रॉफी को रिटेन किया था. अच्छा, कल का जो मैच हुआ इट वाज अगेन कराची में एक लो स्कोरिंग टाई. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों विकेटें कराची में ऐसी बनाई जा रही हैं. और एक तो लोग कम आ रहे हैं और उस पर फिर जो है ना वो सीन भी ऐसा ही हो रहा है. सो बहरहाल हुआ कुछ सीन ऐसा दैट पेशावर ज़ल्मी जो है उन्होंने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था. और पेशावर ज़ल्मी अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 146 रन बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पर. हाई स्कोरर एक बार फिर से बाबर आजम उनकी जानिब से रहे. 42 गेंदों पे 46 रन बनाए 5 चौकों की मदद से. यार वो जिस बॉल पे बोल्ड किया जॉर्डन ने, ओए होए क्या खूबसूरत यॉर्कर थी यार. बाबर had absolutely by the time he reacted to that, वो the ball has crashed the stumps. Alright, मोहम्मद हारिस 22 रन बनाकर आउट हुए. हसीबुल्लाह ने 3 रन बनाए. टॉम कैडमोर 24 बॉलों पे 24. तो कोई भी ऐसा कहना चाहिए कि एक्सेप्ट फॉर हारिस के 14 बॉलों पे 22 रन जो हैं 4 चौकों के साथ, उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी कोई बहुत ज्यादा सर्कमस्पेक्ट नहीं था as far as the strike rate are concerned, but you really can't blame them. It was a very slow wicket to bat on. Chris Jordan got 2 wickets for his 28. मोहम्मद अली 1 विकेट हासिल की 13 रन देकर उन्होंने, लेकिन सिर्फ 2 ओवर्स उन्होंने करवाए थे. और जो पिक ऑफ द बॉलर्स तमाम रहे एक बार फिर से वो उसामा मीर. कराची की इन स्लो विकेट्स का भरपूर फायदा उठा रहे हैं उसामा. 4 ओवर्स में 16 रन उन्होंने दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया. जवाब में मुल्तान सुल्तान की टीम जो है उसने इस टारगेट को बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के 9 गेंदों पहले सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था. यासिर खान ने 37 गेंदों पे 54 रन बनाए. उस्मान खान एक बार फिर से अच्छी इंप्रेसिव बैटिंग उन्होंने की एंड उस्मान स्कोर्ड 36 रन ऑफ 28 डिलीवरीज. नाउ सी उस्मान की हम जो परफॉर्मेंस है उसको हमने सिर्फ थोड़े अर्सा पहले भी डिस्कस किया था. और अगर आप नंबर ऑफ रन और स्टैट्स वगैरह की बात करें तो उस्मान by the way has only played 6 matches in this tournament. 6 innings उसने खेली हैं and he's just 8 runs behind मोहम्मद रिजवान. बाबर को तो बीट नहीं कर सकते. बाबर के 544 रन हैं इस HBL PSL में एट द एवरेज ऑफ 60.44 अपनी 10 इनिंग्स में. रिजवान की 11 इनिंग्स में 381 रन जो हैं वो उसने बनाए हैं. उस्मान खान ने सिर्फ 6 इनिंग्स में जो है 124 की एवरेज से 337 रन बनाए. सो व्हाट ए टूर्नामेंट ही इज हैविंग. चलें जी, उस्मान ने ये रन बनाए और 22 रन बनाए. इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदों पे 3 चौके और 1 छक्के की मदद से सो बासानी इस टोटल को हासिल कर लिया. मुल्तान सुल्तान ने एक बार फिर से फाइनल में वो पहुंच गए हैं. अब अगर हम आज की बात करें तो आज इस टूर्नामेंट का एलिमिनेटर होने वाला है, यानी आज जो टीम हारती है वो इस टूर्नामेंट से बाहर. मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का. एक और मुकाबला जो कि रात को 9 बजे खेला जाएगा. सो गुड लक टू बोथ द साइड्स. ऑफ कोर्स नंबर 3 और नंबर 4 टीमें थी ये इस टूर्नामेंट की. पॉइंट्स टेबल पे दोनों बराबर थी, लेकिन क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो नेट रन रेट था, सम ऑफ देयर डिफीट्स हैड बीन प्रीटी बैड एंड सम ऑफ द गेम्स दैट दे प्लेड वर वेरी क्लोज वंस, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट का उनको इतना ज्यादा एडवांटेज जो है वो नहीं मिल पाया. चलें जी, ये हो गई सूरत हाल. सो गुड लक टू राइली रूसो एंड हिज टीम एंड ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी लेड बाय शदाब खान. ऑलराइट, चलें, ये हो गई बात कुछ क्रिकेट की. क्रिकेट में इसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो है वो दूसरा ODI मैच आज खेला जाएगा. अगर आपको पता नहीं हो तो बताता ये चलूं दैट पहला जो ODI मैच था इसमें कामयाबी हासिल की थी बांग्लादेश ने. उन्होंने श्रीलंका को पहले ODI में शिकस्त दी थी और नजमुल हसन शॉन्टो ने जो है वो इसमें बड़ी शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी. चलें जी, ठीक है, कुछ जरा फुटबॉल के स्कोर्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं. और फुटबॉल में यूरोपा लीग के मैचेस खेले गए और एक और इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव कामयाबी फॉर लिवरपूल
1 के मुकाबले में 6 गोलों से उन्होंने स्पार्टा प्राग को जो है वो शिकस्त दी. और यानी यार 14 मिनट में 4 गोल कर दिए थे लिवरपूल ने, तो मुकाबला बचा ही गया फिर यार. लेकिन खैर चलें जी, ठीक है. तो लिवरपूल जो है वो अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया है. ब्राइटन इवन दो 1-0 से रोमा के खिलाफ कामयाब हुए, बट 1-4 से वो एग्रीगेट उनको शिकस्त हुई. एंड एस्टन विला कामयाब हुए, उन्हें आयक्स को 4-0 से एग्रीगेट स्कोर से शिकस्त दी. सो वेल डन टू देम. चलें जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं इस वीकेंड के मैचेस के हवाले से. रिमेंबर देयर आर नो प्रीमियर लीग मैचेस दिस वीकेंड, लेकिन एफए कप के मैचेस जो हैं वो ऑफ कोर्स जरूर होंगे. और एफए कप के जो क्वार्टर फाइनल मरहला होने वाला है, जिसमें मैनचेस्टर सिटी विल बी होस्टिंग न्यूकासल यूनाइटेड और इसके अलावा फुलहैम विल बी होस्टिंग टॉटनहम हॉटस्पर्स. ये मैच कल रात 10:30 बजे खेले जाएंगे. और अगर हम बात करें संडे की, तो चेल्सी विल बी होस्टिंग लेस्टर एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग लिवरपूल at the Old Trafford. And that is going to be, even though इन दोनों टीमों के दरमियान अब क्वालिटी का बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये फुटबॉल की एक जमाने की बड़ी इंटेंस राइवलरी जो है वो हुआ करती थी. इसलिए we are hoping and we are expecting कि that would be a better game of course. So yeah, अच्छा जी. अच्छा, प्रीमियर लीग का भी एक मैच होना है वीकेंड में. वेस्ट हैम यूनाइटेड विल बी होस्टिंग एस्टन विला. ठीक है जी. फिर उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक होने वाला है, राइट गाइस. और इस इंटरनेशनल ब्रेक में रिमेंबर आवर टीम पाकिस्तान इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन इन द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैचेस. अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे पास, आपको पता है, जिन्ना स्टेडियम में अभी तक बरकी कुमकुमे जो हैं वो नहीं लगे हैं और वो नहीं लगवा पाए हैं. सो उसमें हुआ कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान की टीम बहरहाल ऑफ कोर्स एक्शन में होने वाली है अगेंस्ट जॉर्डन. इस मैच की ऑफ कोर्स हम कल बात करेंगे. होम एंड अवे की बुनियाद पर जॉर्डन के खिलाफ पाकिस्तान को ये खेलना है. जॉर्डन वाज अमेजिंग ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडिंग एशिया कप. दे वर द सरप्राइज पैकेज देयर. सो लेट्स सी हमारी टीम किस तरह की कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होती है. चलें जी, ये हो गई बात खेलों की. अब हम क्या करते हैं, काफी देर से यार मैं वैसे बोले जा रहा हूँ और हमने कोई पानी का बुलबुला सुना था काफी देर पहले, तो अब कोई कलाम भी सुनते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं. इसके बाद देखते हैं कौन सा निकलता है गाना अभी पटारी से हमारी. और आपको अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. सो आई विल कैच यू इन अ बिट. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. और आप या चलें जी, ठीक है. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हियर वी गो. Alright, that was सजाद अली विद रावी. और बैरून मुल्क बैठे हुए दरिया रावी को याद कर रहे हैं. और इसमें एक लाइन में वो दरिया रावी में पानी ना होने का शिकवा जो है वो भी कर रहे हैं. वैसे भी आप जानते हैं दरिया रावी में पानी ज्यादा नजर हमें आने वाला है नहीं, बिकॉज इंडिया ने अपने एंड पे जो है, ये हम बात कर चुके हैं और इस पे काफी डिस्कशन भी हुआ था कि इंडिया अपने एंड पर जो है वो अब एक रिजर्व कैपेसिटी जो है वो बिल्ड कर चुका है कि वो रावी का पानी जो वो कभी कभार पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया करता था वो अब नहीं छोड़ा करेगा. एंड दे आर गोइंग टू कीप इट देयर. सो रावी विच पानी कोई नहीं, अब फिलहाल पानी आपको वहां पे नजर भी नहीं आने वाला. हाउसिंग सोसाइटी जरूर वहां पे आपको नजर आएंगी. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस जो है आप लोगों को लिए चलते हैं. मजीद मैसेजेस की. अच्छा जी, सुमेरा थैंक यू सो मच. आपने 33 ईयर रमजान कैलेंडर जो है वो हमारे साथ शेयर किया जी. ये काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, जिसमें बताया ये गया है कि रमजान हैज फाइनली एंटर्ड इनटू द विंटर फेज ना. सर्दियों में जो है वो रमजान दाखिल हो गया. बट इट्स अ प्रीटी यूजफुल कैलेंडर. आई रिमेंबर हमारी यूनिवर्सिटी के दिन जो थे उसमें रमजान सर्दियों में आया करता था. बड़े मुख्तसर से रोजे हुआ करते थे और बड़े पुरसुकून से रोजे हुआ करते थे. बट देन हमने गर्मियों का भी अपनी जिंदगी में 2 दफा गर्मियों का, पहली बार जब रोजा रखना शुरू किया था, रोजा कुशाई हुई थी, उस वक्त भी गर्मियों के रोजे हुआ करते थे. फिर एक और गर्मियों का फेज हमने देख लिया. अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी वाला सीन जो है वो शुरू हो रहा है. एंड चलें जी, देखते हैं अल्लाह ताला कब तक जिंदा रखता है और कब तक जो है वो हम इन रोजों को, सर्दियों के रोजों को एंजॉय कर सकेंगे. सबसे छोटे रोजे जो होंगे, अच्छा ये बेसिकली हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिए. ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में और अर्जेंटीना में जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे उल्टी कहानी होगी. ठीक है जी. सो दिसंबर 2032 का जो रमजान होगा, दैट इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट फास्टिंग आवर दैट वी आर गोइंग टू विटनेस. ठीक हो गया भाई. अगले साल रमजान 28 फरवरी को शुरू हो जाएगा. वाह क्या बात है. चलें जी, और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं जी. वकास दुरानी कहते हैं IMF विल कंटिन्यू टू हॉन्ट इवन आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, गॉड फॉरबिड. इज देयर एनी चांस ऑफ रिस्पाइट, इवन अ रेट कट?
रेट कट तो देखे आ तो सकता है, आप क्या कह सकते हैं. इन्फ्लेशन का नंबर तो कम आया था, हाई बेस इफेक्ट की वजह से हुआ है और तो कोई वजह नहीं है. लेकिन हमारे जरूरी नहीं है वकास के हमारे आने वाली नस्लें भी जो हैं वो भी इस तरह IMF की मीटिंग्स भुगत रही होंगी. एक दफा अगर हमने अपनी डायरेक्शन और कोर्स ठीक कर ली. अच्छा, ये अब औरंगजेब साहब को तो शायद पता नहीं होगा आज से कुछ महीने पहले कि वो पाकिस्तान के वजीर खजाना बनने वाले हैं, लेकिन वो बहुत सारे फोरम्स पे अक्सर बुलाए जाते थे. औरंगजेब साहब जो HBL के CEO हुआ करते थे, काफी फोरम्स पे और बड़ी अच्छी बातें किया करते थे पाकिस्तान की मईशत. बिकॉज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के भी वो मेंबर हैं या सरबराह थे या व्हाटएवर क्या थे, आई डोंट नो. अच्छी बातें करते थे और उनकी जो नटशेल फोरम, जो लीडरशिप फोरम वगैरह इनका होता है, उसमें वो तकरीर का कल मैं कुछ इख्तिबास सुन रहा था कहीं पे, तो उसमें उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी की थी कि इकोनॉमी को किन चीजों की जरूरत है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो बातें कर रहे थे, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाना, आगे रिटेलर पे टैक्स लगाना, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना, क्या वो ये करने में भी कामयाब हो जाएंगे? लेट्स सी क्या होता है. सैयद सज्जाद नकवी कहते हैं एक नाम कारतूस भी चीटिंग मटेरियल का था. कारतूस, हाँ वैसे सही लाया मार्केट में यार. सो फर्रा हो गया, बूटी हो गई और कारतूस हो गया. ऑल राइट. सरोज आलम कहते हैं मोहसिन हसन खान बेस्ट बॉलीवुड मूवी वाज बंटवारा, प्लेइंग यंगर ब्रदर ऑफ विनोद खन्ना, डायरेक्टेड बाय JP दत्ता. अच्छा, बंटवारा. अच्छा, इसमें विनोद खन्ना भी थे इस फिल्म में. JP दत्ता की जितनी फिल्में होती थी इसका अच्छा मुझे खैर नहीं पता. ये बंटवारा फिल्म कुछ इसका पोस्टर में देख रहा हूँ इस वक्त, कुछ देखी तो लग रही है यार. ये शम्मी कपूर, डिम्पल कबाड़िया, मोहसिन खान, ठाकुर राजेंद्र सिंह, साउंड ट्रैक. ओके चलो जी, ठीक है, चलो बाद में देख लेंगे यार, कहाँ भटका दिया. दानियाल खान कहते हैं विल इट बी द बेस्ट डिसीजन टू रिमूव शाहीन फ्रॉम कैप्टनसी. नहीं, शाहीन की कैप्टनसी मुझे तो मुश्किल में लग रही है वैसे काफी ज्यादा. एंड देन रहमान खिलजी साहब ने पेगासस के हवाले से बात की. हमने थोड़ी देर पहले पेगासस का जो है वो जिक्र किया था. इट इज अ विंग्ड हॉर्स इन ग्रीक माइथोलॉजी. ही वाज बोर्न व्हेन द हीरो Perseus cut off Medusa's head. He sprang from her severed neck, fathered by Poseidon. Pegasus is capable of flying and is immortal, and it is a fish too. यार Pegasus की बड़ी क्वालिटीज हैं यार. वैसे ये माइथोलॉजी भी क्या स्टोरियां हैं यार. फहीम अली खान कहते हैं डिड यू लिसन टू द वीडियो क्लिप इन विच मुजम्मिल हसन इज बैशिंग द इंटेलेक्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल सपोर्टिंग PTI इन द रीसेंट इलेक्शन. मुजम्मिल हसन को सुनते हैं यार आप लोग, मुझे तो हैरत होती है यार. लेकिन खैर एनीवे, अताउर रहमान साहब ने खबर शेयर की है किसके बारे में, बैटरीज के हवाले से, कार बैटरीज के हवाले से. वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ टियानजिंग नानखाई यूनिवर्सिटी देयर इज एक्सपेक्टेड टू बी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द सॉलिड स्टेट बैटरीज विद द नेक्स्ट 1 or 2 years. The breakthrough will enable electric vehicle to utilize batteries with a capacity of 600 watt-hours per kilogram, enabling them to travel more than 1000 kilometer on a single charge. ये देखे ना, Xiaomi ने जो गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है उसका जो बड़ा वाला मॉडल है, जो उसका मैक्स मॉडल आया है, वो तो 800 किलोमीटर दावा कर रहे हैं वो ले जाएंगे उसको. ऑलराइट जी. मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई. एडल्टरेशन यानी मिलावट हैज बिकम अनकंट्रोलेबल इन द कंट्री, whether it is milk or medicine or food products, whereas government officials are busy in selfies etc. यार सीरियसली स्पीकिंग यार, रमजान में इस कौम की जो इबादत, मैं अपनी इशा की नमाज पढ़ के जब आता हूँ तो हमारे घर की बालकनी से जो है वो एक मस्जिद हमारे पड़ोस में जो बन गई नजर आ रही है. तो माशाल्लाह उस मस्जिद में 3 डिफरेंट फ्लोर्स पे तरावियां हो रही होती हैं, सब में लोग बैठे हुए हैं. हमारा पूरा जो बालकनी है वो तरावियों की आवाजों से गूंज रहा होता है. कितनी इबादत करती है ये कौम रमजान में यार. लेकिन हमारी अखलाकी हालत क्या है, खुदा का खौफ यार, अल्लाह माफ करे. ओके, डेव कारहाले भाई कहते हैं यस्टरडे वी सेलिब्रेटेड माय सन अबेज बर्थडे. भाई बहुत बहुत मुबारक हो देव भाई आपको और आपके साहबजादे अबे को. मेरे ख्याल से मुझे 2 साल के लग रहे हैं अबे साहब, सो शायद. लेकिन बहरहाल जी, ओके. अच्छा, आपने नीचे भी तस्वीरें जो हैं वो कुछ शेयर की हुई हैं. सो अबे को हमारी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहें भाई, आपके पूरे खानदान के लिए, पूरे परिवार के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं. चलें जी. Alright, that was Sami Yusuf with Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi ghayr Allah. Beautiful यार, बड़ा जबरदस्त है. एक तो ये कलाम वैसे भी है. This is the live version that I normally play because I don't know somehow. वैसे तो वैसे बड़ा ही खूबसूरत. इसकी वीडियो भी आप देखिएगा, आपको मौका मिले. You can go on YouTube and you can watch the live version of this beautiful kalam and
आपको पता ना कि इसमें वो ही स्पीक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस क्या है. बट जब ये उर्दू की बात करता है, वाज ऑलवेज प्रीटी सैड. इसकी जो ऑफिशियल वीडियोस में ही गोज टू इंडिया रादर देन कमिंग टू पाकिस्तान. बट देन इंडिया इज वेयर उर्दू वाज बोर्न, सो व्हाट टू से. चलें जी आगे बढ़ते हैं. शाहरुख कहती हैं थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस कवाली बाय इस्लामी यूसुफ. ऑलराइट, तो चलें जी आपकी अटेंडेंस भी हमने लगा दी. शाहरुख थैंक यू सो मच. इसके अलावा खिलजी साहब जी कहते हैं बहुत आला सर. हमारे दोस्त फरहान रजा जो है वो भी कहते हैं व्हाट अ कलाम, गिव्स मी गूज बम्प, दैट इज वेरी नाइस. एंड यस इंडीड. और फरहान थोड़ी देर पहले हमें ये भी बता रहे थे कि हमारे जमाने में माइक्रो जो है वो काफी इन हो गई थी. वैसे माइक्रो इन हो गई थी, फर्रे कोई नहीं बनाता था, माइक्रो बनाना शुरू कर दिया था. वो कहते हैं एक बार मेरा सेंटर सिराजुद्दौला कॉलेज में पढ़ा था. सिराजुद्दौला कॉलेज बदनाम तरीन कॉलेज था यार. एक सिटी कॉलेज याद है, मूसा कॉलोनी, और ये सिराजुद्दौला कॉलेज चीटिंग के लिए मशहूर थे. एक सियासी जमात का बड़ा खास इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, और उस सियासी जमात ने अपनी सपोर्ट बेस का जितना नुकसान किया है इस तरह चीटिंग करवा के, क्या करें यार हमका. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, 8:41 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अब तो मुख्तसर जरा बात कर लेते हैं. कल जो है वो हम बात, अभी काफी बात हो रही है अबाउट द टिकटॉक के अमेरिकन जो कानून. आई थिंक कल हमने काफी तफसील से प्रोग्राम में जिक्र कर लिया था, लेकिन कल जो है वो इसमें एक अपडेटेड खबर जो है वो ये आई है. और वही खबर आई है कि एक अमेरिकन फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल जो है उन्होंने ये दावा किया है कि वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जमा कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक अ बिड फॉर टिकटॉक. ओके, रिमेंबर बैकग्राउंड क्या है. अमेरिकन कांग्रेस का ये कहना है, वो कानून आधा पास हो चुका है, एक हाउस से पास हो चुका है, कि जो चाइनीज कंपनी है बाइट डांस वो अपना जो प्लेटफॉर्म है अमेरिका में वो बेच दे, या फिर उसको हम 31 सितंबर के बाद बैन कर देंगे. सो बाइट डांस ने इस बारे में, चाइनीज गवर्नमेंट ने इस बारे में अपने बयान दिए हैं. अब अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ, जैसे ट्रेजरी हेड ऑफ, यानी वजीर खजाना समझ लें अमेरिका के साबिक, स्टीव मुनुचिन का ये कहना है दैट, ये ट्रम्प के साथ हुआ करते थे, उनका ये कहना है दैट वो कुछ इन्वेस्टर्स को जमा कर रहे हैं. कह रहे हैं कि काफी पैसे जमा करने पड़ेंगे बिकॉज टिकटॉक इज गोइंग टू कॉस्ट अ हेल लॉट ऑफ मनी. सो काफी सारे पैसे जमा करने पे सबको लगे हैं. देखते हैं कि जो वो चंदा जमा कर रहे हैं टिकटॉक जमा करने के लिए, अब उनको चंदा जो है वो मिल जाता है या नहीं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, अभी थोड़ी देर में हमें जो है वो ब्रेक की जाने भी पड़ना है, और ब्रेक से जरा वापस आके हम जो है वो बात करेंगे इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हवाले से. ना इंडिया में कल एक बड़ी खबर थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि इतनी बड़ी खबर को इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा जगह जो है वो मिल नहीं पा रही थी, सिवाय चंद एक चैनल्स के और सिवाय चंद एक पब्लिकेशंस के. लेकिन आई थिंक शायद इस शो में हमने थोड़ी देर से पहले जिक्र भी किया था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि नॉट उनका कमर्शियल, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक जो उनका नेशनल बैंक, यहाँ हमने ये बात की थी, उनको ये बात बोली थी कि पार्टियों को फंडिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की जाए एज पर द पॉलिटिकल पार्टी. तो वो लिस्ट सामने आई है और उसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात हुए हैं, और उस लिस्ट में एक जगह पे पाकिस्तान का जो है वो भी कुछ जिक्र आता है. अब ये मुझे जरा चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा सिलसिला, तो मैं जरा जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हकीकत भी है या नहीं, लेकिन जिक्र जरूर कर देंगे. लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले नुमान यूसुफ का मैसेज आया है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ जूलियस सीजर, द फेमस रोमन एम्परर. ही वाज assassinated on the 15th of March 44 BC as he was going for his coronation. He was foretold, beware of the Ides of March, but his response was, a coward man dies 1,000 deaths before his actual death. A brave dies but only once. Wow, क्या बात है. Shakespeare immortalized his death with one of the most famous dialogue, A to Brute, A to Brute, you to Brutus. बट क्या बात है, हमारे दोस्त आईबीएम एक जूलियस हुआ करते थे, उनको हमारे एक टीचर हमेशा ब्रूटस बोला करते थे. लेकिन वैसे यार क्या बात बोली, कितनी जबरदस्त बात बोली है. वो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है. सो जूलियस सीजर 2000 साल पहले ये बात बोल के चले गए थे कि a coward man dies 1,000 deaths before his actual death. A brave dies but only once. यानी एक डरपोक इंसान जो है वो अपनी मौत से पहले 1000 दफा मर चुका होता है, लेकिन एक बहादुर आदमी सिर्फ एक बार मरता है. वाह जूलियस वाह. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. Alright, मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं प्रोग्राम में. यस, उनको भी सामने शैला कहती हैं भाई जरा केट मिडल्टन के बारे में बात कीजिए. उन्होंने कहा भाई व्हाट इज द न्यूज अबाउट द प्रिंसेस. वो कहती हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिंसेस ऑफ पंजाब. देखिए, पंजाब में जो इंस्टॉल की गई हैं वो प्रिंसेस नहीं है. अताउल हक कास्टिंग का कहना है कि पंजाब को उसकी माँ मिल गई है. ऑलराइट, ठीक है जी. सो अब इससे बहुत सारी एनीवे रहने साइड पे कर देते हैं इस बात को. लेकिन ये वाकई में उन्होंने कहा था, अताउल हक कास्मी ने, मियां साहब के बड़े करीबी आदमी हैं. केट मिडल्टन की जहां तक बात की जाए भाई, ये तो शैला सिचुएशन काफी उनके लिए गंभीर होती जा रही है. और गंभीर जो है वो इसलिए हो रही है बिकॉज सुनने में यही आ रहा है कि शायद इनका भी प्रिंसेस डायना वाला सीन हो सकता है. नहीं, मैं उनकी मौत की बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि शायद अलहदगी की बातें जो है वो काफी ज्यादा आ रही हैं. आपको पता है कि पिछले हफ्ते वो एक कंट्रोवर्सी आ गई थी, एक तस्वीर रिलीज की गई थी मदर्स डे के हवाले से. और फिर जब वो तस्वीर बाद में पता चला, बहुत सारे न्यूज जो आउटलेट्स हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने तस्वीर को रिमूव कर दिया था, उन्होंने उसको किल कर दिया था. उन्होंने कहा कि ये एक मैनिपुलेटेड इमेज है, इट्स नॉट द ओरिजिनल पिक्चर. सो और फिर केट ने इस बात को अग्री किया. रॉयल जो केंसिंगटन पैलेस है, उन्होंने इस बात को अग्री किया, बट उन्होंने उसको बहुत ही किया कि हो गया यार. केट ने ये बोला कि वो थोड़ी बहुत पिक्चर एडिटिंग के साथ खेलती रहती हैं. सो शी जस्ट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड ऑल. लेकिन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट दीस डेज. कहते ये हैं कि जी ना, बल्कि कहते क्या है, तो काफी हद तक बात पूरी दुनिया अब इस हवाले से बात कर रही है. और वो ये है कि जो शहजादा विलियम, जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, उनका कोई अफेयर जो है वो सामने आया है. और केट की एक फॉर्मर फ्रेंड जो कि एक मॉडल भी हुआ करती थी, उनके साथ इनका कोई अफेयर था. एंड शी इज अपैरेंटली अवेयर ऑफ इट. सो थिंग्स आर लुकिंग दैट गुड फॉर द रॉयल फैमिली. ऑलराइट, केट इज 42 years old. ऑलराइट, चलो जी. Anyway, आगे बढ़ते हैं जी. चलें अब जरा बात कर लेते हैं हम भारत के हवाले से. तो भारत का हम जिक्र कर रहे थे. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जी उनकी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म ये दिया. अच्छा, इंडिया में कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से बताता हूँ. 2019 में इंडियन गवर्नमेंट जो है, उस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, 2018 में मेरे ख्याल से शायद, वो एक सिस्टम लेकर आई थी. और उस सिस्टम को जो है वो कहा यह जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम. कि अगर आपको किसी पार्टी की फंडिंग करनी है तो रादर देन आप ऐसी कोई उल्टे सीधे तरीके इस्तेमाल करें, उन्होंने उसको फॉर्मलाइज कर लिया. उन्होंने कहा कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, वहां पर आप जाइए और वहां पे आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं. यानी आप पैसे जमा कराएं वहां पे और आप बोलें कि यार ये मैं जो है ना ये बॉन्ड खरीद रहा हूं और ये बॉन्ड इतने लाख का, इतने करोड़ का जो है वो ले लें. ये पॉलिटिकल बॉन्ड्स हैं, यानी मैं सियासी जमात को कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं ना. देखो, अब मैं भी अपनी पसंद की सियासी जमातों को कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं. बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हैं, आपको पता है कि वो अपनी पसंद की जमातों को कंट्रीब्यूशन करते हैं, करोड़ों अरबों के हिसाब से जो है वो करते हैं. बिकॉज वो ये उम्मीद करते हैं कि जब ये पार्टी इंतखाबात जीत कर आएगी तो फिर हमारी पसंद के काम करेगी. इसके बेनिफिट्स भी लेने की जो है कोशिश की जाती है. और मामला सिर्फ इंतखाबात तक नहीं होता, इंतखाबात के बाद भी पार्टियों की फंडिंग जो है बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो कर रहे होते हैं. आपको पता है कि बिजनेस और सियासत का आपस में एक चोली दामन का जो है वो साथ होता है. लेकिन जहां पे बिजनेस बहुत ज्यादा हुकूमत के साथ उनका गठजोड़ हो जाए तो वहां पे सरकार जो है वो फिर बिजनेस के फायदे का ही सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए आवाम को रहने दो, इन बिजनेसेस का भला होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म. सो मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि इंडिया में क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो एक पीक पर है. सो कर हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है जी. तो फिलहाल पाकिस्तान को, अबे सब बुराइयां पाकिस्तान में, अभी फिलहाल पाकिस्तान को साइड पे कर देते ना यार, अभी सब हम इंडिया की बात करते हैं. तो हुआ ये है कि जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ दिनों पहले कहा कि जी आप जरा, एक केस बेसिकली पहुंचा था वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट अभी भी थोड़ी बहुत आजादी के साथ ऑपरेट कर रही है. तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बुलाया और कहा कि यार आप 2019 से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने इन बॉन्ड्स को एनकैश कराया है, यानी पार्टी गई होगी और पार्टी ने कहा होगा यार ये मेरे पास बॉन्ड है, इसको जरा एनकैश कर दें, यानी ये पैसे उस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, उसकी तफसीलात तो लेकर आई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि देखें सरकार, ये तफसीलात बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा और हमें 30 जून तक का टाइम दें. अच्छा, 30 जून के पीछे जो लॉजिक थी वो यही थी कि इंडिया में इलेक्शंस जो है वो निमट चुके होंगे और नई सरकार जो है वहां पर आ चुकी होगी. मोस्ट प्रॉब्ली मोदी ही एक बार फिर से तीसरा टर्म के लिए जो है वो अपना ओहदा संभाल चुके होंगे. लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या मजाक है यार, कहाँ पे इंडिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम चांद में पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, नहीं मरीख पे पहुंच रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही हैं.
दूसरी जानिब आपको ये डेटा कंपाइल करने में 3 महीने दरकार हैं. उन्होंने कहा अगले हफ्ते आप इस डेटा को कंपाइल करें, इलेक्शन कमीशन को देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को परसों ये डेटा मिला और कल उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है उसको अपलोड कर लिया. और ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है. बहुत बड़ी तादाद में सियासी जमातों को जो है वो वहां पे फंडिंग की गई है. एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी इस पूरी कहानी की, इस पूरी गेम की जो हुई है, दैट हैज बिन द भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो साबित हुई है. और कहते ये हैं कि जितने भी टोटल फंड्स दिए गए हैं उसके 43% जो या फंड्स दिए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही दिए गए हैं. इसमें कुछ नॉन कंपनियां हैं, आपको ये भी पता है कि कुछ इसमें मैं बताता चलूं आपको कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंगली शेल कंपनियां भी सामने आई हैं ना. उसमें अडानी और रिलायंस वगैरह के सामने नाम नहीं आए, लेकिन एक कंपनी सामने आई है जिसके बारे में कहा यह जा रहा है इसने बहुत बड़ी फंडिंग की है बीजेपी को. लेकिन ये एक शेल कंपनी है रिलायंस की, यानी अंबानीज की. ऑलराइट जी, सो अब हुआ ये है कि सबसे ज्यादा किसी कंपनी ने जिसने फंडिंग किया उसका नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है. और ये एक छोटी सी लॉटरी वाली जो है वो कंपनी है और जिसने इतनी बड़ी फंडिंग की हुई है. सो इंडिया में एक्चुअली उनका अपना जरा कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी ने रिसीव किए हैं. दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है जो कि वेस्ट बंगाल की पार्टी है. ममता बनर्जी जिसकी सरबराह है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने 1,600 तकरीबन को 13% उनको जो है फंडिंग मिली. और उसके बाद कांग्रेस का जो है वो नंबर आता है. तो कांग्रेस तीसरी बड़ी बेनिफिशियरी. और लेकिन कांग्रेस का जो एवरेज बॉन्ड साइज है वो काफी छोटा है. सो अब इस पे इंडिया में जो है ना वो काफी शोर मच रहा है, बिकॉज अब लोग जो है ना वो कनेक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं कि यार इस पार्टी ने इतनी मदद की. मसलन ये कि वेदांता एक कंपनी है. वेदांता रिसेंटली अगर आपको याद हो कि दे आर इनटू द माइनिंग एंड ऑल, बट इंडिया में दे वर सेटिंग अप a semiconductor plant with a Hong Kong company, even though that Hong Kong company has officially backed out now and they are saying हमें नहीं लगाना प्लांट इंडिया में यार. बट जैसे उनका आया हुआ है कि 376 करोड़ की उन्होंने जो है वो फंडिंग की. 376 करोड़ का मतलब ये 3.76 अरब रुपए की जो है वो उन्होंने बॉन्ड्स बीजेपी को दिए हैं, जो पाकिस्तानी रुपए में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो समवेयर क्लोज टू 10-11 अरब रुपए की जो है वो बात की जा रही है. सो दिस इज द थिंग. अब इसमें जो एक हैरानकुन बात आई है और मुझे जो बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, there is a Pakistani company's name in the funding of BJP as well. यानी एक पाकिस्तानी कंपनी ने जो है वो बीजेपी को मदद दी है. एंड दैट कंपनी इन पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इज कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द मेजर, नो दिस इज समथिंग मैंने खुद बैठ के कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है. ये इंडिया में ही उन्होंने जो है ये आइडेंटिफाई किया है दैट एक पाकिस्तानी पावर कंपनी जो है उन्होंने बीजेपी को फंडिंग की हुई है. नाउ कोई बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो इस अमाउंट की ये है नहीं, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज ओनली इंडियंस कैन बाय दोज बॉन्ड्स. नाउ व्हाई इज दैट पाकिस्तानी पावर कंपनी? मैंने सर्च भी किया कि क्या इंडिया में इस नाम की भी कोई पावर कंपनी है, लेकिन फिलहाल तो मुझे कामयाबी नहीं मिली है. लेकिन कुछ समझ में आई नहीं है कहानी कि ये आखिर अगर हुआ है तो फिर इसमें जो है वो हुआ क्या है. बट एनीवे यार, एनीवे चलें जी. सो व्हाई वुड यू शेयर समथिंग सो ऑब्वियसली? अच्छा, मैं ये नीचे देख रहा था कि यार लोग मुझसे कह रहे हैं कि यार तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हो. अरे भाई, वो उस लिस्ट में उस कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है और मैंने जो है वो एक इंडियन जर्नलिस्ट को यहाँ पर जो है वो कोट किया हुआ है कि हाउ इज दैट पॉसिबल. और मैंने भी जो है वो जाहिर है वो सवाल ही पूछा है कि ये है क्या, कि ये व्हाई इज दिस पाकिस्तानी कंपनीज नेम आउट देयर. सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. आई रियली होप दैट दिस इज सम अदर कंपनी एंड ये कोई इंडिया की जो है ना वो एक कंपनी निकलेगी इंशाल्लाह. सो परेशानी की बात इसमें होनी नहीं चाहिए हम लोगों को. लेकिन इंडिया में दिस इज बीइंग रिगार्डेड एज अ मेजर स्कैंडल. इंडिया में ये बड़ा स्कैंडल जो है वो ये समझा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कम से कम इंडिया के जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो लोग हैं वो शायद इसमें ये बात बोल दें कि यार ये गेम जो है ना, ये मोदी साहब एक स्कैम चला रहे हैं बहुत बड़ा गवर्नमेंट के नाम पे. हाउएवर इस वक्त क्योंकि इंडियन मीडिया में सिर्फ पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं, अगर आप उनका मीडिया उठा के देखेंगे तो जितनी बड़ी ये खबर है उसके मुताबिक कोई भी कवरेज इस पे जो है वो नहीं आ रही है. इंडिया में एक न्यूज एजेंसी है कॉल्ड ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के नाम से कुछ इस तरह करके ANI है. समिता प्रकाश पहले खबरें पढ़ती थी जी न्यूज में, वो उसकी हेड है. अब
उन्होंने सिर्फ इस पे एक ट्वीट किया है, जस्ट वन थ्रेड 3 और 4, जिसमें कुछ ऊपर की बातें की हुई है, जिस एक्चुअली ये कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट जो प्रो मोदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इस खबर को ज्यादा परसू नहीं करना चाह रहा, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि दिस मे रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी. सो कैन दिस टर्न इनटू अ मेगा स्कैम इन इंडिया एंड ऑल? वी डोंट नो अबाउट इट. बिफोर द इलेक्शन समथिंग लाइक दिस हैज कम, और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. सो सी गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यस, इंडिया में भी ग्रोइंग 8%. उनका कहना ये हम 8% ग्रो करेंगे, ये होगा, फलाना होगा, ये सारी बातें होंगी, लेकिन गड़बड़ वहां पे भी चल रही है यार, गड़बड़ घोटाले एंड ऑल. सो क्या करें यार. एनीवे, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जो है वो अब होगी, कल सुबह तो नहीं होगी, अब तो मंडे को होगी, बिकॉज द वीकेंड इज हियर. जुमा मुबारक गाइस. इंशाल्लाह मंडे को होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mera FM 107.4.